Good morning student, to discuss the next topic that means the distinction between the order and molecularity of reaction. सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा ऑर्डर. ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. और ये किस में मेनली होता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन में. इट कैन बी जीरो इवन फ्रैक्शन. ये जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है. और ये एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. और इट कैन डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली ओनली. और इसको कभी भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब किसी फार्मूला से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जा सकता है. ओके, नेक्स्ट बोलूँ. फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अगर हम ऑर्डर देखेंगे तो ये क्या होता है? स्लोएस्ट स्टेप होता है. ठीक है. वहीं अगर मोलिकुलैरिटी की बात करें, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम देख रहे हैं. मोलिकुलैरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन. मोलिकुलैरिटी क्या होता है? कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज क्या कर रहे हैं इस रिएक्शन में टेक पार्ट ले रहे हैं. ठीक है बेटा. विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन. और इसमें क्या बताया गया है कि ये एक दूसरे से कंटिन्यूसली टकराते रहते हैं ताकि केमिकल रिएक्शन हो. ठीक है बेटा. टू ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन. ये ना जीरो हो सकता है ना इंटीजर फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, मतलब ना फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सकता है. ये एप्लीकेबल ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन. फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इनको हम एप्लीकेबल नहीं हो सकता. अब देखो बेटा, ऊपर वाला जीरो भी हो सकता था, इंटीजर भी हो सकता, पर ये नहीं होता है. वो एलिमेंट्री के लिए हो सकता है, कॉम्प्लेक्स के लिए भी होता था, पर ये कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं होता. इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली ऐड करके स्लोएस्ट स्टेप में, बट ऊपर वाला कैलकुलेट नहीं किया जा सकता था. ठीक है. जनरली मोलिकुलैरिटी ऑफ ए स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन. इसके बाद बेटा हमने पढ़ना है टेम्परेचर डिपेंडेंस. इसमें हमने बेटा पढ़ना है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है. अब देखो, एक्टिवेशन एनर्जी आप ऐसे कर सकते हो किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए. अब सिंपल मतलब मीनिंग में बोलूँ, एक्टिवेशन वर्ड का मतलब है एक्टिवेट करना. मतलब अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी ए रिएक्शन टेक प्लेस बिकॉज ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर. अब देखो बेटा, एक कोलिजन थ्योरी है, फेमस थ्योरी है. वो क्या बोलता है? कोई भी रिएक्शन तभी शुरू होता है जब इनमें क्या होता है? रिएक्टेंट एक दूसरे से स्ट्राइक करना, टकराना शुरू करते हैं. द मिनिमम एनर्जी विच कोलाइड मॉलिक्यूल मस्ट हैव इन ऑर्डर दैट द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल में बी इफेक्टेड कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी. मतलब उतनी मिनिमम एनर्जी जहां से रिएक्शन शुरू हो जाए. सिंपल मीनिंग में समझो बेटा, मिनिमम एनर्जी विच द कोलाइड्स मॉलिक्यूल मस्ट हैव इन ऑर्डर. इतनी एनर्जी जिससे कोलाइड मॉलिक्यूल ऑर्डर में आ जाए, दैट द कोलिजन बिटवीन दम मे बी इफेक्टिव. मतलब अब इसको और सिंपल लैंग्वेज में आपको ऐसे कह सकते हैं कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन. ओके बेटा, इसको बोलते हैं हम, इस चीज़ को हम बोलते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी. और जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. आपको शायद याद होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस स्टेट. ठीक है बेटा. और जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होता था उसे क्या बोलते थे हम? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. याद होगा शायद बेटा. उसी तरह से जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, और जितना मिनिमम एनर्जी से रिएक्शन एक्टिवेट हो जाए उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल सो दैट द एनर्जी बिकम इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ठीक है बेटा. अब देखो मिनिमम एनर्जी, देखो बेटा कितना मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा कौन? रिएक्टेड मॉलिक्यूल. जिससे क्या होगा? एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा? थ्रेशोल्ड वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, और क्या होगा? रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा. अब देखो बेटा, इस लाइन का मतलब ये भी हो सकता है कि जब रिएक्शन मान लो अब ए बी कोलाइड कर रहा है. ठीक है बेटा. वो पर उनमें इतना पावर नहीं है कि कोलाइड करके वो रिएक्शन शुरू कर सके. तो हमने क्या किया बेटा? उसको एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू किया. तो वो क्या करेगा? उसमें से उतना ही एनर्जी लेगा जिससे जस्ट उसका रिएक्शन शुरू हो जाए. और रिएक्शन शुरू हो गया एक बार तो फिर तो रिएक्शन से प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट देखो बच्चे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी प्रोसेस बाय रिएक्टेंट. ठीक है बेटा. अब ये नहीं कह सकते हो कि हम सारी की सारी एनर्जी हम बाहर से सप्लाई करते हैं रिएक्शन शुरू होने के लिए. कुछ उनकी खुद भी की एनर्जी होती है, और कुछ एनर्जी वो एक्टिवेशन एनर्जी से हेल्प लेके अपना रिएक्शन शुरू करता है. ठीक है. लेस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, फास्टर इज द रिएक्शन. याद रखना, जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होगा उस रिएक्टेंट को, मतलब रिएक्टेंट को अब सीधे से, अब इसको हम क्या करते हैं? अपने लाइफ से जोड़ते हैं. अब देखो बेटा, आपने कंपनी शुरू करना है. ठीक है. आपने क्या किया? बैंक से लोन लिया. अब खुद देखो बेटा, जितना कम अमाउंट आपको बैंक से लेना पड़ेगा
उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा काम में। देखो इसका ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मान लो आपने बैंक से ज़्यादा पैसा लिया, इसका मतलब क्या है कि बैंक को आपको ज़्यादा देर तक पैसा वापस करना पड़ेगा, ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। और मतलब क्या है कि आप अपना काम शुरू करने वाले हो, मतलब आपका प्लान है कि नेक्स्ट ईयर में अपना काम शुरू करूँगा, बट आपके पास पैसा कम हो रहा है, यानी 10 लाख चाहिए तो आपके पास 5 है। अगर आप 5 लेते हो बैंक से, 5 लाख लेते हो, इसका मतलब वापस भी तो करना पड़ेगा ना, 1 लाख रुपए करीब उसका ब्याज भी बनेगा बेटा, वो भी देना पड़ेगा। बट अगर आपको सिर्फ 1 लाख की कमी हो रही है अगर बैंक से ले, तो इसका मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट डिलीवरी, अगर आपने पहली बार ही सामान की डिलीवरी की और आपको 1 लाख आया, बैंक को आपने बोला ये लो आपके पैसे वापस, इसका मतलब जितना कम एनर्जी आपको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होगी उतना ज़्यादा रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है बेटा। in order that the reactant may be changed into product they have to cross an energy barrier। याद रखना, जब भी रिएक्टेंट क्या करेगा, चेंज होगा प्रोडक्ट में, they have crossed the energy barrier, वो क्या करता है, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करता है। ठीक है बेटा। अब इसका मतलब आप ऐसे समझो कि अब देखो एक बलून में हवा भर रहे हैं, ठीक है, एक बलून में हवा भर रहे हैं और मैं तब तक उसमें हवा भर रहा हूँ जब तक उसमें ब्लास्ट ना हो जाए, बलून फट ना जाए, तो उसका भी एक लिमिट होगा ना। जब तक वो अपने लिमिट तक नहीं पहुँचेगा, मतलब हायर लिमिट तक नहीं पहुँचेगा, तब तक वो फटेगा नहीं। उसी तरह बेटा रिएक्शन में क्या होता है, जब तक वो एनर्जी बैरियर क्रॉस नहीं करता, मतलब वो बैरियर, मतलब जब उसका थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का बैरियर जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा तब तक क्या होगा, रिएक्शन शुरू नहीं होगा। ठीक है बेटा। जितना जल्दी वो क्रॉस कर जाएगा उतनी जल्दी रिएक्शन शुरू हो जाएगा। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है एनर्जी और फॉर्म एंड इंटरमीडिएट कॉल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब देखो स्टार्टिंग मैंने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की रिगार्डिंग आपको बताया हुआ था। अब देखो बेटा, सबसे पहले मान लो क्या होता है, ये HH और II, ये दोनों क्या कर रहा है, जस्ट यहाँ पे क्या बन रहा है, ये डॉट डॉट दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब क्या है कि बेटा ध्यान से देखो, हमने क्या बनाना है, HI बनाना है। मतलब क्या हो रहा है कि H के बीच में बॉन्ड टूट रहा है, II के बीच में बॉन्ड, ये हमें डॉट ये बता रहा है कि यहाँ HH के बॉन्ड, यहाँ पे II की बॉन्ड टूट रहे हैं और साथ में HI और HI के बॉन्ड बन रहे हैं। इंटरमीडिएट स्टेप मैंने आपको पहले ही बताया था, इंटरमीडिएट स्टेप वो स्टेप होता है जो एक्चुअली हमें लास्ट ऑफ रिएक्शन में नहीं देखने को मिलता है, बट एक्चुअली रिएक्शन में होता है। ये इन बिटवीन होता है रिएक्टेंट के बाद, प्रोडक्ट से पहले। ठीक है। ये डॉट ये बता रहा है कि यहाँ एक तरफ तो ये बॉन्ड बन रहा है, दूसरी तरफ ये बॉन्ड टूट रहा है, मतलब पार्शियल बॉन्डिंग। ठीक है। और यहाँ पे देख लो ये H की बॉन्ड, II की बॉन्ड टूट गया। स्टूडेंट्स, एक्टिवेशन एनर्जी आपके सिलेबस में नहीं है, इसके बाद आपके सिलेबस में ये आगे वाले भी नहीं है टॉपिक्स। ओके। आपके सिलेबस में इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट है, कोलिजन थ्योरी है पर आधा है। ठीक है। इसका मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है। ओके। तो हमारा जो एक टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, सिर्फ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ओके। सबसे पहले बेटा कैटलिस्ट होता क्या है। एक कैटलिस्ट इज ए, बेटा ये क्वेश्चन ये आ जाता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से देख लेना। ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। मतलब देखो कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। आप मतलब ऐसे कह सकते हो कि अगर मैं कैटलिस्ट को डाल रहा हूँ, अब कैटलिस्ट को समझ सकते हो एक मोटिवेटर के तौर पे, कि वो सिर्फ आपको लाइफ में मोटिवेट करेगा कि आप बेटा ऐसे कर लो, या ये कदम आपका गलत होगा या अच्छा होगा, मतलब जस्ट आपको सजेशन देगा। सजेशन तो नहीं, एप्रोप्रिएट वर्ड कह सकते हैं। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को या तो स्पीड करता है, या तो स्लो करता है, या तो मीडियम करता है। मतलब आपके अकॉर्डिंग वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, एडजस्ट करता है। मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है और वो रिएक्शन होने में 2-2, 3-3 दिन लग रहा है, पर मैंने क्या किया बेटा, एक साइंटिस्ट ने कैटलिस्ट बनाया, उसने बोला कि ये कैटलिस्ट यूज करो, ठीक है, और ये आपके दिनों के काम घंटों में कर देगा। और बाद में जब कैटलिस्ट डाल के रिएक्शन कर रहे हैं, वो उस काम को क्या कर रहा है, काफी स्पीड में कर रहा है। मतलब कि जो काम 3-4 दिन में हो रहा था वो काम आप घंटों में हो रहा है। ओके। और याद रखना कभी भी ये रिएक्शन में मतलब पार्टिसिपेट करता है सिर्फ रिएक्शन को कराने के लिए, उसमें मिक्स नहीं होता, उसके साथ रिएक्ट नहीं करता, उसके साथ कुछ नहीं करता है। ठीक है। एग्जांपल के लिए ये वाला, इसमें हमने कैटलिस्ट क्या यूज किया, MnO2, तो ये क्या बनाएगा, KCl3O2। अब देखो एक्शन ऑफ कैटलिस्ट अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, जो आपने इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या कहता है हमें, कि रिएक्टेंट फर्स्ट कंबाइंड विद कैटलिस्ट। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी में क्या कहता है बेटा, रिएक्टेंट पहले क्या करता है, जो रिएक्टेंट होता है स्टार्टिंग, जब भी ये देखो ये रिएक्टेंट है, ये सबसे पहले क्या हुआ, MnO2 के रिएक्टेंट पहले कंबाइन होता है कैटलिस्ट के साथ, और वो क्या बनाता है, इंटरमीडिएट बनाता है, विच देन डिकम्पोज, और वो क्या बनाता है, फिर फॉर्म करता है प्रोडक्ट। मतलब आप ध्यान देखो, A भी है रिएक्टेंट,
सी क्या है बेटा, कैटलिस्ट है। वो क्या करेगा, पहले ए बी के साथ ये जुड़ेगा। आप ऐसे कह सकते हो कि हमने नदी के उस पार जाना है, दो पर्सन ने, ये क्या है, बोट है, हम बोट में बैठे, बोट ने जस्ट हमें हमारा टाइम बचा दिया। अगर मैं नदी टप के जाता हूँ मुझे 10 मिनट लगेगा, वैसे मुझे 4 घंटे लगेगा। तो ये क्या करेगा, जस्ट मुझे हेल्प करेगा उस चीज़ को करने में। ठीक है बेटा, ये इसके साथ जुड़ा और बाद में क्या बनाया, ए बी प्रोडक्ट बन गया और सी कैटलिस्ट वापस एज इट इज निकल। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में मिक्स नहीं होता है, ये रिएक्शन करवाता है और बाद में हमें एज इट इज मिल जाता है। ओके, अगर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की हम बात करें, ये देखो, एक रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट, जब मैं रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट कर रहा था तो ये इस तरह से हो रहा था, देखो, और वही रिएक्शन मैं बेटा कैटलिस्ट के साथ कर रहा हूँ तो देखो एनर्जी भी कम चाहिए, टाइम भी कम यूज़ हो रहा है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, इसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, टाइम ज़्यादा यूज़ कर रहा है, और इसमें एनर्जी कम चाहिए, टाइम कम यूज़ कर रहा है। क्लियर है बेटा, एनर्जी मतलब उसी रिएक्शन को एक्टिवेट होने के लिए, मतलब यहाँ से देखूँ मैं कि अब देखो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी कंसेप्ट मैंने थोड़ा ऊपर कराया है, तो मैं वो आप देख लेना थोड़ा सा, जस्ट एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है। ठीक है, तो आपका डिटेल्स आपका सिलेबस में नहीं है उसका। ठीक है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी मैंने वैसे बताया, वो एनर्जी जो रिएक्शन को एक्टिवेट करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसमें देखो एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ा सा इतना चाहिए, और वही विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कितना ज़्यादा चाहिए, ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, इतना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए विदाउट कैटलिस्ट वाले को, और इसको कम एनर्जी चाहिए दूसरे को, और दूसरे को ज़्यादा चाहिए। दूसरा, ये रिएक्शन होने में लंबा पाथ ले रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है, और ये कम टाइम ले रहा है। ठीक है, अब देख लिया आपने कैटलिस्ट का कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कैटलिस्ट प्रोवाइड ए अल्टरनेट पाथवे बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन रिएक्टिंग द प्रोडक्ट एंड लोअरिंग द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। अगर मैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट की बात करूं, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्शन, मतलब थोड़ा सा कैटलिस्ट चाहिए होता है और काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस को वो करा देता है। ठीक है बेटा, ए कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर गिब्स एनर्जी और ओजी ऑफ रिएक्शन। याद रखना, कैटलिस्ट कभी भी गिब्स एनर्जी ना ओजी ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करता है, छेड़ता है या बदलता है, ऐसे कह सकते हो। इट कैटलाइजेस द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बट डज नॉट कैटलाइज, ये देखो, ये सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ही कैटलाइज करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ये यूजफुल नहीं है, मतलब उसे कैटलाइज नहीं करता। ए कैटलिस्ट डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये कोई किसी भी तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की करेक्ट, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी किसी को भी चेंज नहीं करता। ओके, नेक्स्ट है क्लूजन थ्योरी। क्लूजन थ्योरी बेटा सिर्फ आपके सिलेबस में ये वाला पार्ट है, इतना सा है, सिर्फ थ्योरी आपके सिलेबस में है और आपके सिलेबस में मैथमेटिकल नहीं है। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर अज्यूम्ड टू बी हार्ड स्फीयर। अब देखो ये थ्योरी क्या बोलता है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसको क्या मानना है, हमने हार्ड स्फीयर मानना है। रिएक्शन इज ए पोस्टुलेट टू अकर द व्हेन द मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर। मैं आप बेटा जब एक्टिवेशन एनर्जी ऊपर थोड़ा आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने सुना होगा कि रिएक्शन कब होता है, जब रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं, जब वो टकराते हैं और टकरा के वो क्या करते हैं, एनर्जी क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर उनको एनर्जी कम होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी हम बाहर से प्रोवाइड करते हैं, और जब बाहर से प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करता है, अपने पोटेंशियल बैरियर तक जाता है। ठीक है बेटा, मतलब अपने एक्टिवेशन एनर्जी तक जाता है, फिर रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है बेटा, ये क्या बोल रहा है, अपने रिएक्टेंट को क्या मानना है, हार्ड स्फीयर मानना है। ओके, और इसमें साथ में क्या बोल रहा है, मॉलिक्यूल कोलाइड करता है एक दूसरे के साथ। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन व्हेन इट टर्न डिपेंड ऑन। अब याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कितना ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है। एनर्जी फैक्टर की अगर बात करो, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। याद रखना, कोलाइडिंग जो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, अगर एनर्जी फैक्टर की बात किया है, जो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं उनके पास ज़्यादा एनर्जी होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की एनर्जी से। ठीक है बेटा, जो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं उनके पास ज़्यादा एनर्जी होता है किसके मुकाबले, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा क्यों होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो एनर्जी जो जस्ट रिएक्शन को शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, पर जो मॉलिक्यूल टकरा रहे होते हैं वो रिएक्शन शुरू होने के बाद भी उनकी टक्कर चलती रहती है, इसका मतलब उसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होगा। स्टीरिक एंड प्रोबेबिलिटी फैक्टर, स्टीरिक मतलब कितनी ज़्यादा भीड़ है। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन एट द टाइम ऑफ कोलिजन। जितना ज़्यादा भीड़ होगा बेटा
समझ गए। अब देखो बेटा, जितना ज़्यादा अब आप मेला देखने गए हो और एक पार्क में बैठे हो, मेला में क्या होगा, आपकी टक्कर होती रहेगी। आप अगर चल रहे हो तो आप हर कुछ सेकंड बाद टकराओगे एक दूसरे से। वही अगर भीड़ नहीं होगी तो कम टकराओगे। पार्क में बैठे हो या रोड पे चल रहे हो, खाली रोड पे, तो किसी से नहीं टकराओगे। ठीक है, सिंपल सा वे है। और आरएनएस इक्वेशन को अगर हम मॉडिफाई करके लिखेंगे तो बेटा इस तरह का होता है। ठीक है, एक बार बेटा जब भी आप ये वाला टॉपिक करोगे तो बुक जरूर खोल लेना, ओके, एंड देख लेना अगर वहाँ से कोई नया एक्स्ट्रा 1-2 पॉइंट मिलता है तो कर लेना, बिकॉज इसका थ्योरेटिकल पोर्शन आपके सिलेबस में है बट मैथमेटिकल नहीं है। इसके बाद ये बेटा ख़त्म होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूले कुछ या आपने कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले जो दिख रहे हैं आपको। ओके बेटा, ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। एंड साथ में इसका न्यूमेरिकल है, वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, वो हम बाद में एक साथ करेंगे।